पिछले 2 महीनों में एक मिनिस्टर के घर को भीड़ ने जला दिया। एक एम्बुलेंस में एक मां और उसके 7 साल के बेटे को जिंदा जला दिया गया। For reports, a woman, her son and a relative of your dead who was stranded inside the vehicle. एक झड़प में एक आदमी का सिर काट दिया गया। ये वीडियो क्लिप्स अफगानिस्तान या रशिया यूक्रेन वॉर की नहीं है, बल्कि हमारे देश भारत की है। मणिपुर इज बर्निंग। मणिपुर के इस हिंसा के 78वें दिन यानी कि 19 जुलाई को 2 औरतों को नग्न कर उनके साथ हुए गैंग की जो कहानी सामने आई। The women are and naked, paraded, everything. कैसे पुलिस के पास से 3 महिलाओं, एक बुजुर्ग आदमी और एक बच्चे को हजारों लोगों की भीड़ ने पकड़ लिया। इस बीच पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इसके बाद उन दरिंदों की भीड़ ने तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए कहा कि अगर ऐसा नहीं किया तो तुम सबको मार डालेंगे। विरोध करने पर भीड़ ने बुजुर्ग आदमी को पुलिस की आंखों के सामने ही मार दिया। इसके बाद वहां पर उन 3 महिलाओं को मजबूरन कपड़े उतारने पड़े। In the video, 2 women, one in her 20s and the other in her 40s, walk naked on a road. ये सब कुछ देखते हुए एक 21 साल की लड़की का 19 साल का भाई अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है, लेकिन इन दरिंदों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वह भाई उनके सामने कुछ नहीं कर सका। इसके बाद उसे भी मार दिया जाता है। इन तीनों महिलाओं में एक 21 साल की लड़की थी, एक 42 साल की लड़की थी और एक 50 के ऊपर की औरत थी। हालांकि बताया यह भी जाता है कि दरिंदों ने 50 और 42 साल की औरतों की उम्र को देखकर उनके कपड़े उतारकर उन्हें छोड़ दिया, लेकिन 21 साल की लड़की के साथ उन सभी दरिंदों ने मिलकर गैंग किया। बाद में उन पापियों ने उस लड़की को और दूसरी औरतों को बिना कपड़ों के पुलिस स्टेशन के 800 मीटर के दायरे में घुमाया। ये वही पुलिस स्टेशन है जिसे 2020 में भारत का सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन होने का दर्जा मिला था। हम सब पिछले कुछ दिनों से सभी न्यूज चैनल पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की कहानी तो सुन रहे हैं, लेकिन देश में हुए इस सबसे बड़े कुकर्म के बारे में हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है। और ये सब कुछ देखकर ये लग रहा है कि मीडिया इस केस को पता नहीं क्यों दबाना चाहती है। आखिर क्यों पुलिस और आर्मी के पूरे मणिपुर में होने के बावजूद भी हिंसा इतना बढ़ता जा रहा है? सालों की मेहनत से बनाए लोगों के घर क्यों जलाए जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि मणिपुर का यह हिंसा धीरे धीरे 2 गुटों के बीच के जंग में बदल रहा है? देखिए, सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब एक ही है जो वीडियो में आपको मिलेगा। देखिए, अब तक पूरे वायलेंस को जानने से पहले हमें मणिपुर की थोड़ी सी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। देखिए, आज के वक्त में मणिपुर में 3 समुदाय के लोग रहते हैं। पहला है मैती समुदाय, दूसरा कुकी और तीसरा है नागा समुदाय। लेकिन ये तीनों ट्राइब्स यहाँ पर कैसे बसी, इसके पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल जब 1762 में ब्रिटिशर्स भारत पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रहे थे, तब मणिपुर में मैती समुदाय के लोग राज कर रहे थे। तब मैती समुदाय के लोगों को 2 तरफा खतरा था। दरअसल पहाड़ों और जंगलों में छुपकर नागा समुदाय के लोग मैतीस के ऊपर हमला करते थे। उस वक्त म्यांमार यानी कि बर्मा से भी मैतीस के ऊपर हमला होता था। इसलिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उस वक्त मणिपुर के राजा ने ब्रिटिशर से मदद मांगी। इसके बाद ब्रिटिशर ने मैती ट्राइब की मदद करने के लिए हामी भरी और अपना हाथ भी आगे बढ़ाया, मगर यहाँ पर अंग्रेजों ने कुकी नामक एक अलग ट्राइब को मणिपुर में स्थापित किया। अंग्रेजों ने उन्हें म्यांमार के बॉर्डर के पास रहने के लिए कहा। देखिए, सोचने पर यह काफी अजीब बात है कि जिन 2 ट्राइब्स के बीच आज लड़ाई हो रही है, उन्हें कभी पहले जमाने में एक दूसरे की मदद करने के लिए बनाया गया था। खैर, इसके बाद 1826 में पहली बर्मा वॉर को अंग्रेजों ने बर्मीज एम्पायर से जीत लिया। अब मणिपुर पूरी तरह से उनके कब्जे में था। इसके बाद अंग्रेजों ने मणिपुर में एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें मणिपुर का राजा तो इंडियन ही हुआ करता था, लेकिन वे अंग्रेजों के हुक्म से चलता था। इसके बदले में अंग्रेजों ने मणिपुर से लगान वसूलना भी शुरू कर दिया। अब क्योंकि मणिपुर में 90% एरिया हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और सिर्फ 10% एरिया ही वैली एरिया है, इसलिए अंग्रेजों से मणिपुर को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए ब्रिटिशर ने मैतीस को ज्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया और हिल ट्राइब्स के ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने एक लैंड सेटलमेंट पॉलिसी बनाई। इसमें उन्होंने मैती ट्राइब को मणिपुर के सेंटर में रहने के लिए कहा। इसके अलावा नागा और कुकी ट्राइब को पहाड़ी इलाकों में रहने के लिए कहा। लेकिन अब समय आता है पहले विश्व युद्ध का। यहाँ पर अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की जरूरत पड़ने लगी, इसलिए वो मणिपुर के पास भी आए। लेकिन यहाँ पर नागा और मैती ट्राइब ने तो ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया
लेकिन अपने साथ अब तक हुए डिस्क्रिमिनेशन के चलते कुकी ट्राइब ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करने से साफ साफ मना कर दिया, जिस वजह से 1917 से लेकर 1919 तक एंग्लो कुकी वॉर हुई, जिसके चलते अंग्रेजों ने इन तीनों जनजातियों के बीच दरार को तो डाल ही दिया, लेकिन इस जख्म के ऊपर नमक आजादी के बाद भी छिड़का गया। दरअसल 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद से ही नागा ट्राइब के लोग ये चाहते थे कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ भाग मिलकर नागालैंड के साथ जुड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ कुकी ट्राइब के लोगों को अपना एक अलग स्टेट चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ मैती ट्राइब के लोगों को पूरे मणिपुर के ऊपर राज करना था, क्योंकि उनका यह मानना था कि ऐसा करने के बाद कई सालों से बिखरी हुई उनकी आइडेंटिटी वापिस आ जाएगी, उनका कल्चर, लैंग्वेज भी बरकरार रहेगा। लेकिन इस कहानी में तब एक ट्विस्ट आता है जब इन तीनों की डिमांड को इंडियन गवर्नमेंट ने मानने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया और मैती ट्राइब से उनका शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी छीन लिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का यह मानना था कि मणिपुर में तो मैती लोग शुरू से ही दबदबे में है। इसके अलावा यहाँ पर एक और रूल बनाया गया कि मैती ट्राइब के लोग पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते। वहीं दूसरी तरफ नागा और कुकी ट्राइब के पास अभी भी एसटी का स्टेटस बरकरार था, इसलिए वे कहीं पर भी जमीन खरीद सकते थे, जिसके चलते आज भी मणिपुर में मैती ट्राइब के लोग पूरे मणिपुर के सेंटर वाले मात्र 10% हिस्से में रहते हैं, जबकि उनकी मणिपुर में आबादी है 53%। और वहीं दूसरी तरफ कुकी और नागा ट्राइब के लोगों की संख्या 40% है और वो बाकी बचे मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इसके बाद 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना दिया गया। इसी साल मणिपुर में पहली बार इलेक्शन भी हुए। अब तक हमने मणिपुर की हिस्ट्री के बारे में जान लिया, लेकिन अब हो रहे वायलेंस से इसका क्या लेना देना वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं कि इस वायलेंस की कहानी 27 मार्च इसी साल 2023 से शुरू होती है, जब मणिपुर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मैती समुदाय को अब शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया जाए। इससे मणिपुर में मैती समुदाय के लोग तो बहुत खुश थे, लेकिन दूसरी तरफ नागा और कुकी ट्राइब में गुस्सा बढ़ने लगा। देखिए यहाँ पर मणिपुर में पॉलिटिकल पावर मैती लोगों के पास है। दरअसल असेंबली में 60 में से 40 सीटें पहले ही मैती लोगों के पास है, जिस वजह से ज्यादातर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर मैती कम्युनिटी से ही होते हैं। इस वजह से कुकी और नागा लोगों का यह मानना है कि मणिपुर सरकार की सभी पॉलिसीज उनके खिलाफ ही बनती है। जैसे कि इसी साल भारतीय जनता पार्टी के फरवरी महीने में बने सीएम एन बीरेन सिंह ने बहुत ही अहम निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें मणिपुर के जंगलों को बचाने के लिए कुछ गैर मंजूरी से बनाए घरों को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन वह हिस्सा कुकी और नागा ट्राइब के लोगों के अंडर आता है। वहीं दूसरी तरफ उन गांव वालों का कहना है कि उन्हें बिना किसी वार्निंग के घर से सामान बाहर निकालने को कहा गया और 10 मिनट में ही मेहनत से बनाए हुए उनके घरों को तोड़ दिया गया, जिस वजह से मार्च में कुछ हिली औरतें सड़कों पर उतर आई। लेकिन इसके जवाब में मणिपुर गवर्नमेंट ने कहा कि ये लोग बिना मतलब के हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा मैती कम्युनिटी और मणिपुर गवर्नमेंट का यह भी कहना है कि पहाड़ों और जंगलों में छुपकर कई गांव वाले यहां पर ओपियम नामक एक ड्रग को उगाते हैं, जिस वजह से हिल ट्राइब्स को और भी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि दूसरी तरफ हिल ट्राइब्स का यह भी कहना था कि उनके साथ इसके अलावा भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि वो कहते हैं कि मणिपुर में मणिपुर की ऑफिशियल भाषा मैथिली है, जो कि बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी होने की वजह से कई नागा और कुकी ट्राइब के लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते। इन्हीं कुछ उदाहरणों की वजह से नागा और कुकी लोग ये मानते हैं कि मैतीज उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते आ रहे हैं, मगर ऑन द अदर हैंड मैती कम्युनिटी का ये भी कहना है कि उनके साथ बहुत बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि उन्हें भी कुकी और नागा कम्युनिटी की तरह एसटी स्टेटस चाहिए। इसके अलावा ये लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग पहाड़ों के ऊपर जमीन खरीद नहीं सकते, जबकि पहाड़ों में रह रहे दूसरी जनजाति के लोग यहाँ पर आकर हमारी जमीन को खरीद सकते हैं। इसके अलावा मैती ट्राइब के लोगों के पास एसटी स्टेटस ना होने के चलते उन्हें गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं मिलता, जबकि कुकी और नागा ट्राइब को ये सब कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही रोचक बात यह है कि कुकी और नागा समुदाय के लोग मैतीस को ये कहते हैं कि भला तुम लोगों को एसटी का स्टेटस क्यों चाहिए? मणिपुर में तुम लोग पहले ही डोमिनेंस में हो, और ऊपर से हिली ट्राइब के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मैती कम्युनिटी के कुछ लोगों के पास एससी और ओबीसी का स्टेटस भी है। इसी के चलते पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों का यह भी कहना है कि मैती कम्युनिटी के पास तो पहले से ही पॉलिटिकल पावर भी है। अगर उन्हें एसटी कैटेगरी का स्टेटस भी मिल गया
तो वह लोग उनके हक को भी छीनने वाले हैं और आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में जो सीटें मिलती हैं उन्हें वो भी मैती कम्युनिटी के लोग छीन लेंगे और उनके हाथ जो बची कुची थोड़ी बहुत पावर है वो भी नहीं बचेगी। लेकिन फरवरी के महीने सरकार द्वारा लोगों के घरों को तोड़ना, अप्रैल के महीने में कुछ चर्चेस को इलीगल करार देकर तोड़ना और फिर 27 मार्च को जब मणिपुर हाईकोर्ट ने मैती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने का फैसला किया, ये तीनों बातें कुकी और नागा ट्राइब को अपने ऊपर हो रहे हमले की तरह फील हुई। अब यहाँ पर दोनों ट्राइब्स की नाराजगी के चलते जब उन्हें पता चला कि 28 अप्रैल को चीफ मिनिस्टर साहब चूरचंदपुर में एक जिम के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने जिम को एक दिन पहले ही आग लगा दी। इसके बाद यहां पर 5 दिनों के लिए सेक्शन 144 को लगाया गया, यानी कि 4 लोग एक साथ खड़े नहीं हो सकते। और इसी के साथ मणिपुर के 8 शहरों में कर्फ्यू लगाने का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन इस कर्फ्यू के बाद 3 मई को हिली एरिया में रहने वाली ट्राइब्स द्वारा एक रैली को निकाला जाता है। इस रैली में एक अफवाह को फैलाया जाता है कि मैती कम्युनिटी के लोगों ने उनके गांव को आग लगा दी, इसलिए शहर में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों द्वारा भी मैती कम्युनिटी के लोगों के घरों को आग लगाई जाती है और फिर यहीं से 80 दिनों से ज्यादा चल रही इस लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद 6 मई को एक और फोटो वायरल हुआ। फोटो के कैप्शन में लिखा हुआ था कि कैसे एक मैती नर्स लड़की का कुकी समुदाय के लोगों द्वारा हॉस्पिटल के अंदर किया गया और उसे मार दिया गया, जिसके चलते इस बार मैती लोगों में गुस्सा फैल गया। फिर उन्होंने मिलकर कुकी समुदाय के लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि ये फोटो तो असल में मणिपुर की थी ही नहीं, बल्कि ये फोटो तो दिल्ली के एक ऑनर किलिंग इंसिडेंट की थी, जो कि लास्ट ईयर नवंबर 2022 में हुआ था। मगर जब तक ये न्यूज सामने आई तब तक मणिपुर में मैती और कुकी कम्युनिटी के बीच माहौल बद से बदतर हो गया और आज इस फेक न्यूज की वजह से उन 2 औरतों का वो बिना कपड़ों वाला वीडियो भी पूरी दुनिया में वायरल हो गया। कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी इस खबर को अपनी वेबसाइट और न्यूज़पेपर के ऊपर छाप रही हैं। अब यहाँ पर हिंसा इतना ज्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है कि 150 से ज्यादा लोग तो जान गंवा चुके हैं, 5000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को जला दिया गया, 60,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, हिंसा की वारदातें 6000 हो चुकी हैं। यहाँ पर लोग दहशत में अपना दिन रात काट रहे हैं। बंद करके रखो और ये नहीं है कि रात को चला जाएगा, सब इधर है, रात को कुछ होता है इसको फोन कर। इसके अलावा जहाँ कई चर्चेस को शुरुआत में तोड़ा गया था, जवाबी हमले में मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। इस वजह से दोनों ही कम्युनिटीज का सरकार, पुलिस और यहाँ तक कि आर्मी से भी भरोसा उठ रहा है। इसलिए अब इन्हें लग रहा है कि अपनी सुरक्षा तो खुद ही करनी पड़ेगी, अपनी कम्युनिटी की सुरक्षा तो उन्हें खुद ही करनी पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस हंगामे के बीच मणिपुर की पुलिस वहां पर कर क्या रही है। दरअसल यहाँ हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जब मैतीस और कुकी इन दोनों कम्युनिटी के बीच जंग शुरू हुई तो 1500 के करीब पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी से भाग गए। वह सब उन पुलिस स्टेशन पर पहुंच गए जो कि उनके घर के पास थे, यानी कि जो मैती कम्युनिटी के पुलिसकर्मी थे जो कि हिल एरिया में पोस्टिंग पर थे, वह उस पोस्टिंग वाली जगह को छोड़कर वैली एरिया में आ गए। दूसरी तरफ वैली एरिया में काम करने वाले पुलिस ऑफिसर अपने घरों के पास वाले पुलिस स्टेशन में चले गए। इतना ही नहीं बल्कि 3 मई के बाद से लगभग 4500 के करीब वेपन मणिपुर के अलग अलग पुलिस डिपो से चुराए गए। हालांकि अमित शाह जी की अपील के बाद कुछ लोगों ने ये वेपन्स वापस कर दिए, लेकिन इसकी संख्या सिर्फ 18% है, जबकि चुराए गए वेपन में AK-47, ग्रेनेड, असॉल्ट राइफल जैसे खतरनाक वेपन भी शामिल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर वेपन मैती ट्राइब के लोगों के पास है और कुकी ट्राइब के लोगों के पास सिर्फ 5% वेपन ही है। अब इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि मणिपुर पुलिस के अलावा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो है, वो क्या कर रही, वो जलने से उसे बचा क्यों नहीं रही। दरअसल मणिपुर के सीएम और हमारे मोदी जी मीडिया के सामने तब खुलकर बोलते हैं जब हिंसा का वीडियो सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने पहुंच रहा है और खासकर इंटरनेशनल मीडिया जब इसके ऊपर बात कर रही है। जबकि जब देश का एक राज्य जल रहा है, उन दिनों प्रधानमंत्री मोदी UAE, इजिप्ट, फ्रांस और US का दौरा कर रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद उन्हें मणिपुर के ऊपर बोलने का मौका मिला, लेकिन जब उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर बोला तो आम जनता भड़क गई। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले
8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आपको। अब जरा आप स्क्रॉल के इस आर्टिकल को देखिए। उन्होंने कहा कि आखिर क्यों मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री का भाषण उनकी चुप्पी से भी ज्यादा बदतर था। इसके अलावा सीएम के ऊपर तो लोग भड़के ही हैं और उन्हें रिजाइन करने के लिए कह ही रहे हैं। हालांकि 29 जून को चीफ मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर मणिपुर के गवर्नर से मिलने जा रहे थे, लेकिन एक वीडियो सामने आया जिसमें उनका रेजिग्नेशन लेटर कुछ महिलाओं ने फाड़ दिया। इसके बाद सीएम साहब से जब वीडियो वायरल होने के बाद पूछा गया कि ये वीडियो 4 मई का है और 69 दिन के बाद आज वायरल हुआ, 18 मई को इसकी 0 FIR भी दर्ज करवाई गई, तो फिर आपने उन लोगों पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन सामने से चीफ मिनिस्टर साहब का जवाब थोड़ा शर्मनाक था। वह कुछ इस प्रकार कहते हैं कि आज तक 100 से भी ज्यादा ऐसे केसों की FIR दर्ज हो चुकी है, हम किस किस को इंसाफ दें। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने इसी वजह से तो इंटरनेट बंद किया था, लेकिन यहाँ पर यह रियलाइज उन्हें हो जाता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत बोला है। इसलिए उन्होंने अपना बचाव करने के लिए ये कहा कि ये केस भी मेरे लिए बहुत अहम है, इसके खिलाफ हम जरूर सख्त से सख्त एक्शन लें। इसीलिए तो हमने इंटरनेट को शट डाउन किया है। ऐसे बेशरम सीएम को सीएम के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। हालांकि इसके बाद जिनका वायरल वीडियो में चेहरा दिखाई दिया उन अपराधियों को पकड़ा भी गया, लेकिन अब ये सोचने की बात है कि चीफ मिनिस्टर के बयान को अगर हम ध्यान से देखें कि इंटरनेट को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी ये वीडियो वायरल हुआ। अब ना जाने बंद इंटरनेट की वजह से कितनी वीडियो वहां ही दबी रह गई और पता नहीं कैसी दरिंदगी अब इस राज्य में चल रही है, हम यहां बैठे नहीं बता सकते। अब तक हमने पुलिस की बात कर ली, इन हालातों के बारे में उनकी क्या राय है, क्या कर रही है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, लेकिन अब बात करते हैं हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में, जिन्हें पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और दूसरे देशों का दौरा करने गए हमारे प्रधानमंत्री की कवरेज से फुर्सत ही नहीं मिलती। हालांकि दैनिक भास्कर, NDTV, द लंदन टॉप जैसे कुछ न्यूज चैनल और पोर्टल्स गए थे मणिपुर पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। यहां तक इस परेड कांड के बारे में एक लोकल रिपोर्टर ने 1 जून को ही रिपोर्ट कर दिया था। यहां तक कि दोस्तों दैनिक भास्कर में छपे इस आर्टिकल के मुताबिक जिस दिन 4 मई को 2 औरतों को नग्न कर घुमाया गया, उसी दिन 2 और लड़कियों को भीड़ द्वारा घसीटा गया, जिसमें से एक की उम्र थी 21 साल, एक की उम्र थी 24 साल। महिलाओं के साथ काम करने वाले व्यक्ति ने बताया कि उस दिन हमारे पास लगभग 100 लोगों की भीड़ आई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, और उन्होंने ही अपने साथ आए मर्दों को लड़कियों का करने के लिए उकसाया। इसके बाद वे लड़कियों के एक कमरे में लेकर गए, उनके मुंह को बांध दिया गया और लगभग 1.5 घंटे के बाद उन्हें घसीट कर बाहर लाया गया। यहां तक कि इन दोनों लड़कियों में से एक की मां ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया कि 16 मई को अपने पास के पुलिस स्टेशन में उसने 0 FIR भी दर्ज करवाई, लेकिन उसका भी कोई सल्यूशन नहीं निकला। इसके अलावा 4 मई की एक और कहानी सुनाई देती है। दरअसल मैती लोगों को भीड़ के ऊपर इतना गुस्सा था कि उनकी कम्युनिटी के कुछ 150 से 200 लोग राजधानी के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में जाकर पहले तो सभी मैती बच्चों को इंस्टीट्यूशन से बाहर निकालते हैं। आखिर में 10 बच्चे वहां पर बचे, जिसके बाद मैती लोगों ने इनको पीटना शुरू कर दिया। इस भीड़ से 6 बच्चे तो वहां पर किसी तरीके से भागने में कामयाब हो गए, लेकिन बाकी बचे 4 लोगों को भीड़ ने बुरी तरह पीटा। इस समय वो बच्चे सभी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन जब बाद में एक लड़की की आंख खुली तो उसने अपने आप को जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्फाल में ICU में लेटा हुआ पाया, और फिर उसी से कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू के जरिए अपनी आप बीती बताई। बाद में हालत गंभीर होने की वजह से उसे दिल्ली इलाज के लिए भेजा गया। यहाँ पर ठीक होने के बाद लड़की ने दिल्ली में ही 0 FIR दर्ज करवाई, लेकिन इसके बाद 30 मई तक ठीक होने के बाद इस लड़की ने चूरचंदपुर अपने शहर में आकर फिर से 0 FIR दर्ज करवाई। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि 30 मई से लेकर आज तक पुलिस दोबारा इस लड़की से स्टेटमेंट लेने भी नहीं आई। तो फिर ये कहानी थी पूरी मणिपुर में मई से लेकर अब तक क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। लेकिन अगर सरकार ने अभी जल्द से जल्द कोई एक्शन नहीं लिया, सख्त एक्शन नहीं लिया, तो वायलेंस इससे भी ज्यादा भयानक हो सकता है। लेकिन इसे रोकने के लिए इस स्टेज पर इसका सलूशन क्या हो सकता है, ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ हमने एक ऐसे देश पर बात की है जहां के लोग इतने मोटे हैं, इसके पीछे की सच्चाई ज्यादा खाना नहीं है, बहुत दर्दनाक है। इस वीडियो को जरूर देखिए।